हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम तलाक के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे बड़ी ही आसानी से कि तलाक कैसे दिया जा सकता है, तलाक कब दिया जाता है और नए कानून के हिसाब से कौन सा तलाक देने पर शिक्षा होगी 3 वर्ष तक हो सकती है और कौन से तलाक देने पर शिक्षा नहीं होगी। तलाक के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली समझने के लिए हमने इस कॉन्सेप्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो जो हस्बैंड देता है तलाक, वो है तलाकुल सुन्नत है। उसमें आता है तलाकुल बादियत आता है, फिर लिया आता है और ज़िहर आता है। और जो वाइफ तलाक देती है उसमें आता है तलाक तफवीज़। और जो म्यूचुअल कंसेंट यानी कि दोनों की सहमति से होता है उसमें खुला आता है और मुबारत आता है। और जो जुडिशियल डिक्री के अनुसार होता है वो है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के अनुसार। अब हम इस कॉन्सेप्ट को एक एक कर डिटेल में समझते हैं। तो हम देखते हैं बाय हस्बैंड, तलाक जो हस्बैंड देता है उसके प्रकार। उसमें पहले आता है तलाकुल सुन्नत और दूसरा जो मेजर टाइप है वो तलाकुल बादियत। अब हम समझते हैं तलाकुल सुन्नत को। चलिए दोस्तों, हम समझते हैं बाय हस्बैंड वाला। उसमें जो है तलाकुल सुन्नत। अब ये सुन्नत किसे कहते हैं? सुन्नत कहते हैं जो प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया तलाक देने का, उसको कहते हैं सुन्नत। उसमें आता है तलाक अहसन और तलाक हसन। और तलाक हसन को बेस्ट कहा गया है और वेरी प्रॉपर कहा गया है, और जो कि तलाक हसन को गुड और प्रॉपर कहा गया है। दोनों के कंपैरेटिवली इसे ज़्यादा अहमियत दी गई है। तो तलाक हसन देने के लिए क्या कंडीशंस हैं? पहली तो कंडीशन है कि हस्बैंड जो है सिंगल प्रोनाउंसमेंट करेगा। सिंगल प्रोनाउंसमेंट तलाक की करेगा। ये कब करेगा? दो सेकेंड कंडीशन आती है, प्रोनाउंसमेंट इज टू बी मेड ड्यूरिंग तुहर। अब ये तुहर क्या है? तुहर है पीरियड बिटवीन मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का मतलब जब जो औरत पीरियड्स में, उसके पीरियड्स जो होते हैं वो पीरियड्स में नहीं होती है, उसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। पीरियड बिटवीन इन मेंस्ट्रुएशन के पीरियड को तुहर कहते हैं। अब एक तुहर यानी कि हम कहते हैं 30 दिन का पकड़ते हैं उसको, 30 डेज। प्रोनाउंसमेंट जो है तलाक का, यहाँ पे ये दिन वो अगर प्रोनाउंसमेंट हुआ है तो यहाँ से लेकर 30 दिन ये तुहर का पीरियड समझा जाता है, तुहर प्रोनाउंसमेंट का। ओके, तो इसे कहते हैं ये पीरियड के अंदर जब मेंस्ट्रुएशन नहीं कर रही है तब प्रोनाउंसमेंट करना है। अब जो तीसरी कंडीशन है, हस्बैंड शुड अब्सटेन फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स। हस्बैंड को प्रोनाउंसमेंट के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करनी होती है। कब तक नहीं करनी होती है? पीरियड ऑफ इद्दत। ये पीरियड ऑफ इद्दत क्या है? ये है 90 डेज का होता है। ये पीरियड ऑफ इद्दत जो है 90 डेज का होता है कि हस्बैंड को प्रोनाउंसिएशन करने के बाद 90 डेज तक अपने वाइफ से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करनी होती है। अगर वो 90 डेज तक इंटरकोर्स नहीं करता है तो ये इररिवोकेबल होगा। इद्दत का पीरियड यानी कि 3 मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स होते हैं औरत के, जिसे हम इद्दत पीरियड कहते हैं। ये 30 डेज, ये 30 डेज और ये 30 डेज इज इक्वल टू इद्दत। इद्दत का पीरियड कहते हैं इसको, इसे कहते हैं इद्दत। ये पीरियड के दौरान हस्बैंड ने अपने वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, तभी हो जाएगा इररिवोकेबल। इररिवोकेबल यानी कैंसिल नहीं करा जा सकता। तो इसको बेस्ट कहने का मतलब क्या था प्रोफेट का? इसलिए ये 90 डेज के दौरान हस्बैंड और वाइफ के बीच में आर्बिट्रेशन या फिर कॉन्सिलेशन, कोई तीसरा अन्य का मिलन का, इनके दोनों का मिलन का ये जो चांसेस बढ़ जाते हैं 90 डेज में, इसीलिए ये पीरियड रखा गया है इद्दत का। अब हमने समझा तलाक हसन को, उसी तरह ये सेम सही है तलाक हसन। ये इसको प्रोफेट ने गुड कहा है, प्रॉपर वे कहा है। इसके बाद इसका नंबर आता है, तो इसके कंडीशन देखते हैं। बड़े इजी है, सेम से हैं, थोड़ा डिफरेंट है। इसमें 3 प्रोनाउंसमेंट है, तलाक के 3 प्रोनाउंसमेंट हैं। और वो तलाक के 3 प्रोनाउंसमेंट कब देने हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये देने हैं सक्सेसिव तुहर के पीरियड में। सक्सेसिव तुहर का मतलब हमने देखा पीरियड बिटवीन मेंस्ट्रुएशन। ये मेंस्ट्रुएशन के पीरियड में जब देना है तो यहाँ पे एक प्रोनाउंसमेंट होगा, यहाँ पे एक होगा और यहाँ पे एक होगा। और ये जो होगा गैप, ये 30 डेज का होगा, यहाँ पे 30 डेज का होगा, यहाँ पे 30 डेज का होगा। तो ये जो कुल मिला के हो गए 90 डेज, यही इद्दत के डेज हो गए। तो ये यहाँ पे 1 स्ट्रोक 1 दिन देना है तलाक, एक सिंगल प्रोनाउंसमेंट है। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये 3 बार देना है, स्टेप बाय स्टेप पर मंथ, 3 बार। तो दूसरा जो कंडीशन है इसमें सिर्फ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये 90 डेज का जो है टोटल पीरियड, इसके दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है हस्बैंड को, तो ये इररिवोकेबल होगा। ये इररिवोकेबल ये 90 डेज पूरे होने के बाद
इररिवोकेबल होगा, इररिवोकेबल होगा, यानी कि कैंसिल नहीं करा जा सकता। दोस्तों अपन ने देखा बाय हस्बैंड तलाकुल सुन्नत, उसमें अपन ने देखा तलाकुल अहसन हो गया, अहसन हो गया। अब जो है उसका दूसरा टाइप तलाकुल बादियत, यहाँ पे लिखा है मैंने। अब हम समझेंगे तलाकुल बादियत। तलाकुल बादियत को हम अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि ये बहुत चर्चे में रह चुका है एज ए ट्रिपल तलाक। तलाकुल बादियत का जो है इसे दूसरे नाम से जाना जाता है एज ए इंस्टेंट तलाक। इंस्टेंट तलाक क्यों? क्योंकि वन स्ट्रोक में 3 बार तलाक देने पर ऑन द स्पॉट तलाक हो जाएगा। ये बड़ा ही रूड सा कायदा था, ऐसे माना जाता है। इट इज इररिवोकेबल। अब ये जो वन स्ट्रोक 3 बार तलाक कहने पर ऑन द स्पॉट ये क्या होता था? इररिवोकेबल, यानी कि कैंसिल नहीं किया जा सकता। इट इज, अब जो है ये क्रिमिनलाइज्ड है, पिनलाइज्ड। बहुत से लोग इसे बैन कहते हैं, गलत है। हम बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये अब बैन हो गया, ये बैन नहीं हुआ है, ये क्रिमिनलाइज्ड हो गया है, और या फिर हम कह सकते हैं पिनलाइज्ड हो गया है। और ये जो क्रिमिनलाइज किया है ये सायरा बानो केस में किया है। सायरा बानो केस में जो है 3 चीज़ों के लिए इन्होंने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में, वो है निकाह हलाला, पॉलीगैमी और ये ट्रिपल तलाक। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज किया है और निकाह हलाला और पॉलीगैमी पर कुछ वर्डिक्ट नहीं दिया। तो इसके बाद जो एक्ट आया ये केस के बाद, वो है ट्रिपल तलाक एक्ट। उसे हम कहते हैं द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019। इसके अंदर इसको यानी कि तलाकुल बादियत को क्रिमिनलाइज किया। तो अब देखेंगे इस एक्ट में अगर कोई हस्बैंड आज की दौर में आज की दौर में, ये 2016 की केस है, 2016 के बाद अगर ट्रिपल तलाक देता है तो उसको 3 इयर्स पनिशमेंट होगी। जी हाँ, 3 इयर्स की पनिशमेंट होगी अगर कोई ट्रिपल तलाक यानी कि तलाक़ बादियत देते हैं। ये था हस्बैंड के बारे में। बाय हस्बैंड के अंदर अपन ने देखा तलाकुल सुन्नत में ये 2 टाइप, तलाकुल बादियत हमने देखा। अब जो है 2 टाइप्स रहे हैं, इला और जिहर। ये आज के वक्त में बहुत रेयरली यूज़ किए जाते हैं, आउटडेटेड कंसेप्ट है, लेकिन हम इसको समझेंगे। इला मैंने इधर एक्सप्लेन किया है और जिहर इधर है। इला समझेंगे, बहुत ईजी है। हस्बैंड क्या करता है, इला अगर होना चाहिए लिया थ्रू तलाक, तो हस्बैंड वूव्स यानी कि ओथ लेता है कि वो सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखेगा अपने वाइफ से। ओथ लेता है, प्रण लेता है किसी भी कारणवश, तो ये तलाक हो जाएगा। लेकिन वो जो ओथ है सेक्सुअल रिलेशन नहीं करने का, वो 4 मंथ्स तक रखना होगा। अगर हस्बैंड 4 मंथ्स तक अपने वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशन पर्पसफुली नहीं रखता है तो वो इला थ्रू डाइवोर्स हो जाएगा और वाइफ को अधिकार मिलेगा कि वो जुडिशियल डिक्री के थ्रू या फिर जुडिशियल डिसीजन के थ्रू डाइवोर्स ले। तो अभी देखेंगे जिहर क्या है, तलाकुल जिहर। ये भी इजी सा है। इसमें क्या होता है, हस्बैंड कंपेयर करता है, किसको कंपेयर करता है? अपने वाइफ को। अब अपने वाइफ को किसके साथ कंपेयर करता है? यह है प्रोहिबिटेड डिग्री। प्रोहिबिटेड डिग्री का मतलब क्या है? प्रोहिबिटेड डिग्री यानी कि ऐसे रिलेशन के साथ जिसके साथ वो निकाह यानी कि मैरिज नहीं कर सकता, जैसे कि मदर है और हम कह सकते हैं सिस्टर, ये और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आते हैं प्रोहिबिटेड डिग्री में। अगर हस्बैंड ऐसे प्रोहिबिटेड डिग्री या मान लो मदर कहता है अपने वाइफ को, मान लेता है या फिर सिस्टर मान लेता है, तो ये जिहर होगा। अगर ऐसा हस्बैंड करता है तो इफ हस्बैंड डज लाइक दिस, अगर हस्बैंड ऐसा करता है और उस पर पिनलाइज नहीं करता है यानी कि माफ़ी नहीं मांगता है बाद में, तो वाइफ हैज़ ए राइट टू अप्लाई फॉर जुडिशियल डाइवोर्स। ये है जिहर। ये थे हस्बैंड का टाइप, यहाँ पे खत्म होता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे तलाक बाय वाइफ यानी कि डाइवोर्स बाय वाइफ। अब वाइफ को क्या अधिकार है? जनरली ऐसे मैंने बहुत बार सुना है, हम सब सुनते हैं कि मुस्लिम शरीयत यानी कि डाइवोर्स में वुमेन्स को यानी महिलाओं को हक नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको ऐसे दिखता है कि ये जो तलाक़ तफवीज़ है इसके अंदर महिलाओं को बहुत बड़े अधिकार दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं तलाक़ तफवीज़ क्या है। तो इसके अंदर
ये जो है तलाक तफवीज़, पावर ऑफ तलाक टू वाइफ बाय हस्बैंड। तो तलाक तफवीज़ में ये जो है पावर ऑफ तलाक टू वाइफ बाय हस्बैंड, इसके अंदर पावर ऑफ तलाक वाइफ को दिया जाता है बाय हस्बैंड। अब आगे देखते हैं, शी कैन आस्क इट, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पावर है ये औरत जो है मांग सकती है अपने हस्बैंड से बिफोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैरिज के पहले भी ये मांग सकती है। ये पावर, तलाक की जो पावर है मैरिज के पहले ही मांगना, इट्स एन यूनिक पावर गिवन टू द वाइफ इन शरीयत। बिफोर एंड आफ्टर ऑल्सो, किसी कारणवश या फिर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बिफोर ये नहीं हो पाता है तो मैरिज होने के बाद भी ये पावर वो मांग सकती है। ओके, तो ये हम कह रहे हैं पावर पावर पावर, एक्चुअली ये पावर है क्या, तो यहाँ पे है वो, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पावर है कंडीशंस। ये पावर के थ्रू वाइफ जो है अपने हस्बैंड पर वैलिड कंडीशंस लगा सकती है, मैरिज के पहले भी और मैरिज के बाद भी। समझ रहे हो, मैरिज के पहले भी कंडीशंस लगा सकती है और मैरिज के बाद भी कंडीशन लगा सकती है। सिर्फ कंडीशन ऐसे ओरली नहीं, तो वो थ्रू है एग्रीमेंट डीड, उसका एग्रीमेंट और डीड भी हो सकता है और होता है। जिसे ये नॉलेज है वो करते हैं, ये एग्रीमेंट इन डीड होता है, तो उसके अंदर कैसे कंडीशंस लगा सकती है वाइफ अपने हस्बैंड पर, तो वो है नॉट टू बीट, शादी के बाद तू मुझे नहीं मारेगा, ये भी कंडीशन लगाया जा सकता है। नॉट टू इल ट्रीट, इल ट्रीट नहीं करेगा हस्बैंड मुझे यानी कि वाइफ को, ये भी कंडीशंस लगाए जा सकते हैं। और तो और सेकेंड मैरिज नहीं कर सकता विदाउट हर कंसेंट, ऐसी भी कंडीशंस लगाए जा सकते हैं। जी हाँ, और सिर्फ कंडीशंस लगाए नहीं जा सकते, इसका एक बाकायदा एग्रीमेंट होगा, डीड होगा। समझ रहे हो, ऐसे और एनी अदर और मेनी अदर वैलिड कंडीशंस, ऐसे अन्य बहुत से कंडीशंस लगाए जा सकते हैं वाइफ के थ्रू हस्बैंड के खिलाफ। शी कैन पुट ऑन द हस्बैंड। अगर मान लो मैरिज के बाद हस्बैंड इन कंडीशंस को नहीं मानता है तो क्या होगा, अगर ये ब्रीच करता है तो क्या होगा, ऐसी कंडीशंस में वाइफ जो है डाइवोर्स ले सकती है, तलाक ले सकती है तलाक तफवीज़ थ्रू। और ये जो तलाक तफवीज़ होगा ये सेम इक्विवेलेंट होगा, जैसे कि हस्बैंड तलाक लेता है वैसे ही सेम पावर का तलाक तफवीज़ वाइफ लेगी। तो दोस्तों हमारा जो थर्ड टाइप था बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ, उसमें आता है एक खुला आता है और दूसरा आता है मुबारक। ये दोनों भी बहुत इजी हैं, बहुत इजी तरह के कॉन्सेप्ट हैं, तो इजीली हम समझते हैं। ये जो खुला में है, वाइफ जो है ऑफर देती है हस्बैंड को, यहाँ से वाइफ से ऑफर जाती है हस्बैंड के लिए, किसके लिए, डाइवोर्स के लिए यानी कि तलाक के लिए। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये जान लेना कि वाइफ ऑफर देती है खुला में। तो ऑफर कैसे देती है, तो ऑफर देती है विथ सम कंसिडरेशन देना पड़ेगा। कंसिडरेशन का मतलब होता है कुछ वैल्यूएबल अमाउंट, या फिर पैसा हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। कंसिडरेशन के तौर पर पैसा हो सकता है या वैल्यूएबल गुड्स हो सकते हैं, कुछ भी कंसिडरेशन देना होता है वाइफ को, क्योंकि वाइफ ऑफर करती है किसी कारणवश, अगर वाइफ को डाइवोर्स लेना है किसी भी कारणवश तो वाइफ ऑफर करती है, वो ऑफर के साथ कंसिडरेशन होना जरूरी है। और उसके बाद जो आता है कंसिडरेशन शुड बी एक्सेप्टेड, ये बहुत है इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है प्रपोजल का, वैसे यहाँ पर भी एक्सेप्टेंस इज इंपॉर्टेंट बाय हस्बैंड। अगर हस्बैंड ये कंसिडरेशन इन दिस ऑफर बाय वाइफ एक्सेप्ट करता है तो ये खुला थ्रू तलाक यानी कि डाइवोर्स हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट, इफ इट इज एक्सेप्टेड इट बिकेम इररिवोकेबल। अगर हस्बैंड कंसिडरेशन के साथ इस ऑफर को वाइफ के एक्सेप्ट करता है तो ये होता है इररिवोकेबल, यानी कि कैंसिल नहीं कर सकते। ये ऐसा ही तो अलग है थोड़ा सा मुबारक में ये जो यहाँ पे जो वाइफ ऑफर देती है, यहाँ पे दोनों के बीच एग्रीमेंट होता है। यहाँ पे कोई ऑफर किसी को नहीं देता, यहाँ पे दोनों की सहमति से किसी कारणवश सेपरेशन होना अगर दोनों में तय होता है हस्बैंड वाइफ में, तो ये मुबारक के थ्रू लिया जाता है। यहाँ पे कंसिडरेशन दोनों को देना नहीं पड़ता क्योंकि दोनों को सेपरेट होना है। और
डिजायर टू सेपरेशन चाहिए, दोनों के दिल से ये डिजायर चाहिए, इच्छा चाहिए कि हमको यहाँ से सेपरेट होना है। सिंपल से रिक्विजिट्स हैं। और लास्ट जो रिक्विजिट्स हैं इसका, इफ बोथ आर एग्री टू सेपरेट, अगर दोनों एग्री हो जाते हैं सेपरेट के लिए, सेपरेशन के लिए यानी कि तलाक के लिए, तो दिस तलाक विल बी इर्रिवोकेबल। अगर दोनों एग्री हैं सेपरेशन के लिए तलाक थ्रू मुबारक के अंदर, तो ये इर्रिवोकेबल हो जाएगा। तो दोस्तों फोर्थ जो पॉइंट था, जुडिशियल डिक्री के थ्रू वाइफ इनिशिएट कर सकती है डाइवोर्स के लिए। इसके अंदर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के अनुसार सेक्शन 2 इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। बेयर लैंग्वेज में, बेयर एक्ट में एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, हम जल्दी से देखेंगे। ये क्या करता है, प्रोवाइड्स ग्राउंड्स, सेक्शन 2 प्रोवाइड ग्राउंड्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फॉर विच वुमेन कैन ऑब्टेन डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। तो वो ग्राउंड्स क्या है, जल्दी से देख लेते हैं, इजी है। वेयर द हस्बैंड इज अननोन, अगर हस्बैंड जो है लापता होता है 4 इयर्स के लिए, तो वाइफ डाइवोर्स ले सकती है, फाइल कर सकती है इनिशियल डिक्री के लिए। और सेकंड जो है इसके अंदर, फेलियर ऑफ हस्बैंड फॉर प्रोवाइड मेंटेनेंस फॉर 2 ईयर, अगर हस्बैंड जो है फेल होता है मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए वाइफ को, या फिर डोमेस्टिक मेंटेनेंस है, तो भी वाइफ इनिशिएट कर सकती है सू फॉर जुडिशियल डिक्री डाइवोर्स के लिए। इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, अगर हस्बैंड को इम्प्रिजनमेंट हो जाती है फॉर अप टू 7 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, ये भी एक ग्राउंड होगा सेक्शन 2 के तहत कि वाइफ इस ग्राउंड के थ्रू भी डाइवोर्स ले सकती है कोर्ट थ्रू, इस एक्ट के द्वारा। और तो है इम्पोर्टेंसी, इम्पोर्टेंसी का मतलब है नामर्द, अगर हस्बैंड नामर्द है तो भी सेक्शन 2 के थ्रू वाइफ जो है इनिशिएट कर सकती है डाइवोर्स के लिए। अगला जो है इंसैनिटी लिप्रेसी, इंसैनिटी लिप्रेसी का जो आसान भाषा में कहें तो ये होता है पागलपन। अगर पागल है और या फिर वेटरलेंट वर्नेबल डिसीज है, उसे ऐसे कुछ डिसीज हैं जो कि ट्रांसफर हो सकते हैं, जो कि बहुत विभिन्न तरह के हैं, अगर ऐसे ये जो इंसैनिटी हो या फिर वेनरेबल डिसीजेस हो 2 इयर्स तक लास्ट करते हैं हस्बैंड को, तो ये भी ग्राउंड हो सकता है सेक्शन 2 के तहत। और सेक्शन 2 में ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू इसमें है एनी अदर ग्राउंड्स विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज वैलिड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। इसमें जो है इंपॉर्टेंट एनी अदर लॉ, ऐसे कोई भी ग्राउंड जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो और वैलिड हो, इसके अंदर स्कोप वाइडेंट किया है वाइफ्स के लिए। तो ये था एक्ट, इसे आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और ये था अपना वीडियो आज तलाक के बारे में। अगर आप इस वीडियो को आप तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पे बनती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।